हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद डॉक्टर सुशीला जोशी जी हैं। डॉक्टर सुशीला जोशी जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। साथ ही इन्होंने पीएचडी पत्रकारिता में किए और शायद ये प्रथम महिला थी उस समय पत्रकारिता में पीएचडी करने वाली। इनसे हम ये बातें भी बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर सुशीला जोशी जी से। डॉक्टर सुशीला जोशी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। डॉक्टर सुशीला जी, सबसे पहले अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और कब से आप साहित्य की तरफ आपका कदम बढ़ा? मेरा जन्म देखिए जयपुर में हुआ जी। मेरे पिता पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे जी। तो 8वीं तक तो जैसे हम हर साल उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। जी जी। तो जैसे गाड़ियाँ लोहार होते हैं उस तरह दौड़ते रहे 8वीं तक तो। जी। 9वीं क्लास से ज़रूर हम स्थिर हुए जी। और ये हुए हम जयपुर में। तो मेरी जो 9वीं से 12वीं तक की जो एजुकेशन हुई वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में वहाँ हुई थी। उस समय मैं खेल कूद, वाद विवाद, डिबेट आदि में बहुत भाग लिया करती थी। एक समय का वाक़या था जब उस समय गोली कांड हुआ था जयपुर में जी। तो मेरे पापा भी आए थे, हम 9 भाई बहन जी। तो उस समय पापा को भी ये पता नहीं मेरी बेटी का क्या नाम है। वो स्कूल पहुँचे वहाँ लेने कि भाई मेरी बेटी भी पढ़ती है, उसे जल्दी से बुलाओ कि क्या नाम है। कहते हैं बेबी। कह रहे भाई सही नाम बताओ। वो हमने देख लिया जी। कोई बात नहीं। उसके बाद 12th के बाद महारानी कॉलेज जयपुर, मात्र एक उस समय कॉलेज था महारानी गर्ल्स कॉलेज। वहाँ मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की शिक्षा प्राप्त की। जी। थर्ड ईयर के बाद एमए राजस्थान विश्वविद्यालय हुआ करता था, एकमात्र विश्वविद्यालय उस समय था पूरे राजस्थान में, जयपुर में। हाँ जयपुर में। वहाँ से मैंने एमए प्रथम श्रेणी में हिंदी में किया जी। और वहीं से फिर मैंने पीएच डिप्लोमा कोर्स खुला था। पहले तो सर्टिफिकेट कोर्स खुला था जर्नलिज्म में जी। लेकिन उसके बाद वो डिप्लोमा कोर्स हो गया। वहाँ से ही मैंने एमए करते ही जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया जी। तो उस समय मुझे थोड़ी पत्रकारिता क्षेत्र में रुचि पैदा हो गई जी। तो मैंने सोचा कि इस तरह का टॉपिक लिया जाए जो हिंदी और जर्नलिज्म दोनों को कवर करे। बिल्कुल। तो मैंने उस समय टॉपिक लिया अपना कि स्वातंत्रोत्तर हिंदी पत्रकारिता। जी। और ये सन 78 की बात है। तो 81 में मुझे पीएचडी अवार्ड हुई। अब उस समय थोड़ी स्थिति ऐसी थी कि इसकी फ़ीस कैसे भरी जाए। बहुत कम फीस थी, 720 रुपये फ़ीस लगती थी पीएचडी की। लेकिन मुझे थोड़ी सी काबिलियत या मेरे डिवीज़न अच्छे थे, मुझे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल चुकी थी जी। और मैंने उस समय पीएचडी की। जी। डॉक्टर सुशीला जी, ये तो रही आपकी शिक्षा की बात। हाँ जी। साहित्य क्षेत्र में रुझान कब से आपका? साहित्य क्षेत्र में देखिए जब मैं 9th में पढ़ती थी हमारे घर में पढ़ने का माहौल बहुत ज़्यादा था। उस समय पराग, नंदन, चंदा मामा, छोटू मोटू, पतलू, तो मैं सारी मैगजीन को शुरू से आखिर तक पढ़ती रहती थी। मैंने सोचा इस तरह की कविता तो मैं भी लिख सकती हूँ। तो मैंने स्कूल मैगजीन में एक कविता लिखी पर फिर मैंने कहा स्कूल मैगजीन नहीं, चलो अपन उसमें भेजते हैं एक अखबार में। जी। तो मैंने एक 8 लाइन की कविता राजस्थान पत्रिका में भेजी। उस समय की बात है ये, राजस्थान पत्रिका में जब मैं 9th क्लास में थी और वो एकदम छप गई तो हम बड़े प्रसन्न। और उस समय मुझे मात्र 8 रुपये पारिश्रमिक मिला। पहली मेरी कमाई 8 रुपये पारिश्रमिक की हुई जी। हम बड़े फूले समाये, मोहल्ले में धाक जमी हमारी और उस समय हम 9 भाई बहनों को खूब दावत खिलाई, पिक्चर भी देख लिया हमने। 8 रुपये उस समय के। सही बात। तो फिर मैंने पापा से कहा मैंने तो 8 रुपये खर्च बेकार कर दिए। उन्होंने कहा 2 रुपये और ले, 10 रुपये। आज भी वो 10 रुपये का नोट मेरे पर्स में रहता है कि वो मेरी पहली कमाई है जो मैंने आज तक रख रखी है। जी जी। और वो कविता थी 7-8 लाइन की, सत्यता। उसका शीर्षक था सत्यता। अच्छा।
तो क्या मरकर भी वो जीते हैं, सत्यता पर जो मरते हैं, मरकर भी वो जीते हैं, सत्यता पर जो मरते हैं। सत्यता की बलवेदी पर बच्चों बापू हुए कुर्बान। तुम भी ये सीखो और अपनाओ, झूठ कभी ना बोलेंगे, सत्य वचन ही तोलेंगे, सच का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये मंत्र तुम अपनाओगे, मरकर भी अमर हो जाओगे, इतिहास में अंकित हो जाओगे, बच्चों बापू तुम कहलाओगे। ये मेरी पहली कविता जो राजस्थान पत्रिका में छपी थी, ये थी, जिसको मैं आज भी कभी पढ़ती हूँ तो मुझे वो सीन याद आता है जब मुझे 8 रुपये पारिश्रमिक मिला। बिल्कुल सही बात है। जब प्रथम बार लेखनी चलती है और जो पटल पे आती है समाज के सामने, तो उसका तो अलग ही सही है वाकई में। डॉक्टर सुशीला जी, हाँ जी। आप पीएचडी पत्रकारिता में किया आपने, उसके बाद शादी जब आपकी हुई तब भी एक पत्रकार के घर में हुई, एक पत्रकार के घर में और एक पत्रकार के रूप में आप समाज के सामने आई। पत्रकार अब मेरे को यही था, मेरे गाइड और इन्होंने जी। मुझे कहा जब अपने पत्रकारिता में ये पन्ने टॉपिक किया है तो इस पे किताब भी लिख दें। उस समय किताबें बहुत कम हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा चलिए अपन किताब लिखते हैं। तो मैंने उसको थोड़ा सिलेबस के हिसाब से किताब का रूप दिया। अच्छा। और उसका नाम रखा हिंदी पत्रकारिता का विकास और विविध आयाम। मैंने अपनी पांडुलिपि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में भेजी। वहाँ 3 का पैनल बैठा। एक हफ्ते बाद मेरे को मिला कि नहीं, आपकी किताब बहुत अच्छी है, आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा जो आप देते हैं। तो मुझे टाइप का भी पैसा दिया। उस समय ये तो था नहीं मोबाइल, कंप्यूटर, ये कुछ नहीं थे। उस समय टाइप होता था और रहता था। तो उस समय और आज उसके 5 संस्करण निकल चुके हैं, जिस पर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, क्योंकि सबसे पहली मेरी जर्नलिज्म पे किताब निकली थी तो मुझे सम्मानित भी किया। और अभी 5 संस्करण के बाद ये 18 में, सन 18 में, अभी 2018 में मुझे गहलोत जी के द्वारा भी एक अभिनंदन पत्र प्राप्त हुआ, जो वहाँ पे मुझे जयपुर में मिला। क्योंकि वो किताब में आज भी जो पत्रकारिता को सीख रहे हैं, बिल्कुल उस तरह का मैंने किया है कि क्या है पत्रकारिता, कितने तरह की है, कब से शुरू हुई, इसका क्या इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के मैंने उसमें, यानी कि आज के जो बच्चे उससे कुछ सीख लेंगे। बिल्कुल सही है। वो मेरी कोर्स में लगी हुई है किताब, राजस्थान ये यूनिवर्सिटी में, ये ओपन यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे भी मैंने फिर चैप्टर लिखा। उन्होंने कहा कि आप और लिखिए। फिर मैंने पत्रकारिता का अर्थ और स्वरूप भी लिखा। और फिर उसके बाद जब मैं इतनी हुई तो मुझे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से समन्वयक का, पत्रकारिता डिपार्टमेंट का समन्वयक बनाया गया। और मैं 8 साल वहाँ से जुड़ी रही, लिखती रही, क्लास लेती रही जर्नलिज्म की। ये मेरा थोड़ा जर्नलिज्म में कदम रखा मैंने। हाँ, खुला विश्वविद्यालय में वास्तव में जब ये शुरू की थी पत्रकारिता का जो पाठ्यक्रम, उस समय आप जुड़ी रही काफ़ी। वो R.K. जैन साहब थे कोई, जो जयपुर से आए थे। तो मेरी जब उन्होंने किताब देखी थी तो वो घर आए थे और कहते हैं मुनीष जी से जब भी उनका परिचय हुआ कि मैं सुशीला जी को तो जानता हूँ, इनको मैंने वहाँ पढ़ाया है, मैं चाहता हूँ इनको समन्वयक बनाऊँ मैं। तो उन्होंने फिर मुझे समन्वयक बनाया और मैं 8-10 साल वहाँ जुड़ी रही। और आज भी वहाँ की अगर जो कोर्स वगैरह होता है उसमें मैं जाती भी हूँ, कॉपियाँ भी चेक करती हूँ। अभी भी मैं वहाँ के डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ। साहित्यिक क्षेत्र में गुरु किसे मानती है आप? साहित्यिक क्षेत्र में देखिए, पढ़ा मैंने बहुत है, क्योंकि शुरू से मेरी पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है। तो प्रेमचंद जी जो थे, उनकी कहानियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और कविताओं में मुझे सूर तुलसी तो पढ़ती आ रही थी क्योंकि हिंदी क्षेत्र था, लेकिन प्रेमचंद जी की जो नॉवल पढ़े और मैंने कहानियाँ पढ़ी, जैसे एक कहानी पढ़ी मैंने बड़े घर की बेटी, तो उससे मैंने ये कहा कि ये बड़े घर की बेटी जो आजकल की लड़कियां हैं उसमें इन गुणों का बहुत अभाव है। बड़े घर की बेटी वो कहलाती हैं जो अपने परिवार को संभाले, लेकिन आज आप ज़्यादातर देखते हैं उल्टा काम हो रहा है। और जो कानून भी अपने बने हैं स्त्रियों के लिए, बहुत से लोग, मैं तो कहती हूँ 50%, ये कानून लड़कियां गलत इल्जाम लगा रही हैं, बिल्कुल खुद के ऊपर, सच बात, प्रताड़ना कर रही हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी
बिल्कुल। अब ऐसे ही एक बार जब मैं एमए कर रही थी तो एक बात का वाकया है। एक थे हमारे प्रेमचंद गोस्वामी, वो जी। प्रीवियस में पढ़ते थे, मैं फाइनल में थी, तो थोड़ी सी डरती तो थी नहीं मैं। जी तो हमारे एक ढोला मारूरा दुआ किताब चला करती थी, जी वो थी जैसे रामचरितमानस है, काफ़ी मोटा ग्रंथ था। जी तो हम चार चार ने बना रखा था कि एक दिन तू ले आना, एक दिन हम, इतनी मोटी किताबें अपने को नहीं लानी जी है। जी जी तो हमारे जो सर थे महेश्वरी जी, उन्होंने कहा, मैं तो फाइनल में थी, वो प्रीवियस में, प्रेमचंद गोस्वामी ने कहा सर हम रोज़ाना हम तो नहीं लेके आएंगे किताबें। जी जी तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं है, ये लड़का इस तरह क्या बोल रहा है, निंदा प्रस्ताव पास करो। पहले फटाफट हाँ, निंदा पास प्रस्ताव हुआ होता करता है, था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब लड़कों ने सिग्नेचर कर दिया, ठीक है गुरु की आज्ञा माननी है। अब मैं प्रीवियस भी हूँ, मेरे पास भी आए कि इस पर सिग्नेचर करने हैं। मैंने कहा जब मैंने उसको देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूँगी। जी जी तो वहाँ के हमारे हेड डिपार्टमेंट थे उस समय डॉक्टर सरनाम सिंह जी, जी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि सुशीला इस पर सिग्नेचर कर दो। मैंने कहा सर मैं नहीं करूँगी, मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि अभी 100 नंबर का कि देखो वाइवा है 100 नंबर का। तो उन्होंने कहा है तो सही वाइवा, लेकिन आपको हम देख लेना। मैंने कहा देखी जाएगी सर, जो भी होगा। ठीक है कह के तो आ गए, लेकिन जब 2 महीने एग्ज़ाम का 1 महीना रह गया, मैंने कहा अब तो वाइवा आएगा, अब हम डर गए। तो मेरे भाई जो लॉ में पढ़ा करते थे, तो उन्होंने कहा क्या बात हुई, मैंने कहा ऐसी हुई कि चलो बीसी के पास चलते हैं। आजकल के बीसी नहीं सुनते हैं, लेकिन उस समय हमें बीसी बड़े अच्छी तरह बुलाया करते थे। जी जी तो उन्होंने कहा हाँ बोलिए क्या बात है। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है सर। कहते हैं ठीक है अभी लिख देते हैं। अब उन्होंने लिखा सरनाम सिंह जी सुशीला का वाइवा नहीं लेंगे, डॉक्टर सत्येंद्र जी लेंगे। अरे वाह, बहुत। तो साहब उन बीसी को मेहता साहब थे उस समय बीसी, तो उन्होंने ये लिख के दिया और हमारा साहब वाइवा हुआ, 78 नंबर आ गए। उन्होंने धन्यवाद दिया भगवान को। नहीं, बहुत अच्छा। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। जी जी जी। डॉक्टर सुशीला जी, किन किन विधाओं में लिखा आपने और कितना लिख चुके हैं अभी तक? मैंने देखिए अभी तो मैं पहले तो मैं लिखाऊं कि मैं पहले तो मेरा जब मैंने पीएचडी कर ली थी तो मेरे कनौड़िया कॉलेज से मेरा ऑफ़र आया था लेक्चरर के लिए। जी। तो लेकिन कोटा आ गई थी मैं शादी होके, तो मैंने मना कर दिया। फिर मैं जुड़ी है मोदी कॉलेज जी। मोदी गर्ल्स कॉलेज खुला, उसमें मैं 4 साल रही। उसके बाद फिर मैं माँ भारती पीजी कॉलेज से जुड़ी जी जी। सन 2000 से और अब तक 21 तक मैं माँ भारती पीजी कॉलेज में उपाचार्य के पद पर रही जी। और वहाँ पे अपने बच्चों को भी काफ़ी कुछ सिखाया और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में थी। तो इस तरह में शिक्षा के क्षेत्र में करी। लेखन विधि है, जहाँ तक मेरी लेखन विधि मेरी सब तरह की है जी। गद्य पद संस्मरण कहानी उपन्यास तो मैंने लिखा नहीं, लिखने की कोशिश है लेकिन अभी मैंने नहीं लिखा है। कहानी खूब लिखी है, कविताएं खूब लिखी हैं। जैसे बच्चों की कविता हैं तो बच्चों की कविताएं मैं लिखती हूँ तुकांत शैली में जी, जो बच्चों के मानस पटल पे एकदम अंकित हो जाएं। बिल्कुल। जैसे नाटकीय शैली है, कथात्मक शैली है। अभी जैसे पंजाब केसरी था, उसमें मैंने एक कविता भेजी थी बच्चों की, छुट्टियों का ध्येय। जी जी। इस तरह करके वो नाना और बच्चों में बातचीत के आधार पर भेजी थी। जी। तो वो मेरी यानी बच्चों के मानसिक पटल पर सीधा अंकित हुआ। सीधा अंकित हो। बिल्कुल। और जैसे आज की जो समसामयिक घटनाएं हैं उसको मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, समसामयिक घटना को मैं ज़्यादा जोड़ रही हूँ। जी। अच्छा, मोटिवेशनल कविता हैं वो भी लिखती हूँ। जैसे एक बार कॉलेज में ही था, दिनेश जी सर हमारे डायरेक्टर थे जी। तो उन्होंने कहा कि छात्रों को इकट्ठा कर लो, तो करा, हॉल में इकट्ठे हुए। अब एकदम हमको खड़ा कर दिया कि मैडम बच्चों को कुछ सिखाओ, मोटिवेशन कुछ दो बच्चों को। आजकल बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं। अब मुझे एकदम कह दिया गया था जी। तो मैं बड़ी, कोई बात नहीं, मैं खड़ी हुई। अब मैंने बच्चों से एक ही प्रश्न किया, मैंने कहा बच्चों ये बताओ दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? तो सीधा साधा आंसर कि 24 घंटे होते हैं। अब दिनेश जी ने हमें घूर के देखा, ये कौन सा प्रश्न है? मैंने कहा, इशारा किया मैंने उनको, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम कितने घंटे सोते हो ये बताओ?
किसी ने कहा 6, 7, 8। मैंने कहा ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 8 घंटे सोते हैं। कि हाँ 8 घंटे सोते हैं। मैंने कहा 24 में से 8 घंटे गए, कितने बचे? 16। कहते हैं, मैंने कहा 5 घंटे तुम लोग कॉलेज आते हो, चाहे पढ़ते हो, चाहे मस्ती मारते हो, जो भी करते हो, तब आपके पास 11 घंटे बचे हैं। 11 घंटे के बाद घर जाते हो तो आप 1 घंटे खाना खाते हो, थोड़ा सोते हो या करते हो कि हाँ। मैंने कहा अभी 9 घंटे बच रहे हैं तुम्हारे पास। कि हाँ मैडम बच रहे हैं 9 घंटे। मैंने कहा 1 घंटे चलो तुम मोबाइल चलाओ, जो भी चाहो वो देखो। अब 8 घंटे बचे हैं। अब 1 घंटे तुम पापा के साथ काम कर लो, लड़कियां माँ के साथ काम कर लें, तब भी तुम्हारे पास 7 घंटे बचे हैं। अब 1 घंटा मैं तुम्हारे गपशप के लिए देती हूँ, अपने लोगों से गपशप भी करो। अब बचे 6 घंटे। अब बताओ 6 घंटे तुम्हारे लिए किस काम के? सही बात। बस तुम 6 घंटे पढ़ लो, सिर्फ 6 घंटे पढ़ो और अपना फर्स्ट डिवीज़न ले आओ। तो ये मेरी मोटिवेशनल स्टोरी आज तक दिनेश जी सुनाते हैं कि मैडम जोशी ने जो कहा है वो तुम करो। वो आज भी कई बार इस चीज़ को सुनाते रहते हैं। जी जी। तो इस तरह की चीज़ें, घटनाएं लिखती रहती हूँ। अच्छा डॉक्टर सुशीला जी, कोई कविता हो सुनाया? किस पे सुनना चाहेंगे आप? आपका जैसा मन हो वैसे हमें सुनाए। अब या तो मैंने अभी जस्ट ये जो केस हुआ था ये डॉक्टर का, हाँ उस पर सुनाइए। उस पे मैंने जन्माष्टमी उसको जोड़ दिया था। जी जी। कि बेटियों की गुहार। अच्छा, इस तरह जोड़ा मैंने। हाँ हाँ। त्रिलोकी के नाथ अंधेरी रात में प्रकट हो रहे हैं नंदलाल। अंधेरी रात में प्रकट हो रहे हैं नंदलाल। बस असुरों से मिल जाएगी हमको मुक्ति, बस असुरों से मिल जाएगी मुक्ति। चारों दिशाओं में बज रहे हैं नौबत बाजा, चारों दिशाओं में बज रहे हैं नौबत बाजा। आकाशवाणी हुई थी, यही हरेगा कंस के प्राण, यही हरेगा कंस के प्राण। हथकड़ियाँ बेड़ियाँ जैसे टूटी, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ जैसे टूटी, वैसे ही बेटियों की लाज बचेगी, वैसे ही बेटियों की लाज बचेगी। तूने ही नरसिंह का अवतार ले, तूने ही नरसिंह का अवतार ले। हिरण्याकश्यप को मार गिराया, हिरण्याकश्यप को मार गिराया। वैसे ही चक्र सुदर्शन चलाकर, वैसे ही चक्र सुदर्शन चलाकर वहशियों की गर्दन काट, वैसे ही वहशियों की गर्दन काट। उदाहरण देकर कहते लोग, उदाहरण देकर कहते लोग, तूने भी तो चूनर खींची थी, तूने भी तो चूनर खींची थी गोपियों की। मटकी फोड़ उन्हें नहलाया था, मटकियाँ फोड़ उन्हें नहलाया था। पर आज के भेड़िए ये क्या जाने, पर आज के भेड़िए ये क्या जाने, उसमें तेरा पवित्र प्रेम छुपा था, उसमें तेरा पवित्र प्रेम छुपा था। गंदी नज़रों से उन्हें नहीं छुआ था, गंदी नज़रों से उन्हें नहीं छुआ था। भेड़ियों की आंखों से उन्हें नहीं घूरा था, भेड़ियों की आंखों से उन्हें नहीं घूरा था। तुम तो द्रौपदी के रखवारे, तुम तो द्रौपदी के रखवारे बनकर आए। भरी सभा में लाज बचाने उसकी, भरी सभा में लाज बचाने उसकी। साड़ी को 100 योजन फैला दिया था, साड़ी को 100 योजन फैला दिया था। आज बहन बेटियां तुम्हें पुकार रही, आज बहन बेटियां तुम्हें पुकार रही। बहन बेटी की इस पीड़ा को, बहन बेटी की इस पीड़ा को, समुद्र को तू ही तो पहचान। ओ नाग नथैया, ओ नाग नथैया अब तो बस, ओ नाग नथैया अब तो बस। डसले इन्हें बानों को, डसले इन्हें बानों को। द्रौपदी जैसे इनकी लाज बचाओ, द्रौपदी जैसे इनकी लाज बचाओ। बहन बेटियों की तुम्हें रखवारे, फिर से तुम्हें अवतार लेना होगा, फिर से तुम्हें अवतार लेना होगा। नारी की लाज बचाने को, नारी की लाज बचाने को अपना वादा पूर्ण करना होगा। कि जब भी अधर्म चरम सीमा पर होगा, अधर्म चरम सीमा पर होगा, मैं आऊँगा धरती पर। तूने ही कहा था मैं आऊँगा धरती पर। आओ आओ त्रिलोकीनाथ, स्वागत कर रहे हम तुम्हारा, माँ बेटियाँ भर रही हुंकार। ये मेरी अभी जस्ट मैंने कविता लिखी थी। ये बहुत ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने जो घटनाक्रम पे कविता, बहुत सुंदर कविता, और उसमें जिस तरह के भाव आपने दर्शाए वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायी हैं। डॉक्टर सुशीला जी,
आपकी मौलिक कृति कौन कौन सी है? पुस्तक मेरी है ना स्वातंत्रोत्तर हिंदी विकास और जी। आयाम। अभी किताब में छपवा रही हूँ, कम से कम 200-300 किताबों मैंने कविताएं छांटी हैं। जी। अब मैं अपनी पांडुलिपि भेजने वाली हूँ। जी। एक तो बच्चों की 100-150 कविता है, तो एक बच्चों की अलग फुलवारी नाम से किताब निकाल रही हूँ। जी। अभी किताब मेरी एक ही पब्लिश हुई है जो जर्नलिज्म पर है। जी जी। बाकी का मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं निकल पाऊँ। अच्छा, इस साहित्यिक अकादमी से राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी जयपुर है, झालर डूंगरी, वहाँ से मेरी प्रकाशित हुई है। जी। और आज की डेट में भी मुझे उसका रॉयल्टी मिल रही है। वाह, बहुत बढ़िया। ये बहुत सुंदर बात आपने बताई, जो लिखा हुआ पुस्तक के रूप में सामने आने वाला है, और बच्चों पे भी आप बहुत अच्छा लिख रही हो। तो जो मैं लिखती ही रहती हूँ। जी। जैसे अभी मुझे कहा गया था कि एक रविवार पे बच्चों को रविवार बहुत पसंद हाँ है। हाँ हाँ, सुनाइए तो आप यदि। छोटा न रह के बिस्तर बंद टाइप हो गया है, बच्चों की पीठ झुक जाती है और बड़ा बच्चा अपने आप को करता है, माँ बाप उसका बैग लेके जाते हैं, वहाँ रखते हैं, फिर आते हैं उसको लेने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी 1 जुलाई को ही मैंने एक कविता लिखी थी, वो मेरे सवाई माधोपुर एक से पेपर निकलता है, उसमें प्रकाशित हुई है। मेरे बच्चे का बस्ता। सुबह के 5 बजे थे, सुबह के 5 बजे थे, झटपट निकली थी मॉर्निंग वॉक की ओर। जी। मॉर्निंग वॉक की ओर वापस आते हुए देखा एक अजूबा, वापस आते हुए देखा एक अजूबा। एक था बस्ता, जी। एक था बस्ता जो भागा जा रहा था, एक था बस्ता जो भागा जा रहा था। मन सहमा थोड़ा डरा, मन सहमा थोड़ा डरा। याद आई भूत पिचास चुड़ैल की बचपन में सुनी कहानी, भूत पिचास चुड़ैल की बचपन में सुनी कहानी। पर थोड़ा साहस बटोरा उसका पीछा किया, थोड़ा साहस बटोरा उसका पीछा किया। थोड़ी दूर से देखा बस्ते के नीचे झांक रहे थे 2 काले जूते व सफ़ेद मोजे। बस्ते के नीचे झांक रहे थे 2 काले जूते व सफ़ेद मोजे। ऊपर थे उसके काले बाल, ऊपर थे उसके काले बाल। सहम गई थी, बिल्कुल डर गई थी कि बस्ते के जूते वैसे, बस्ते के जूते वैसे। पर डरना न सीखा था। आगे बढ़ी उसके सामने अड़ी, आगे बढ़ी उसके सामने अड़ी। पर ये क्या, पर ये क्या? एक मासूम सा छोटा सा बच्चा, एक मासूम सा छोटा सा बच्चा पीठ पर लादे था इतना बड़ा बस्ता, पीठ पर लादे था इतना बड़ा बस्ता कि उसका सारा अक्ष, कि उसका सारा अक्ष छुपा था बस्ते के नीचे, छुपा था बस्ते के नीचे। बचा था केवल, बचा था केवल पिटने के लिए सिर, पिटने के लिए सिर और ठोकर को जूते, और ठोकर को जूता। ये था भाइयों मेरे बच्चे का बस्ता। बच्चा हल्का बस्ता भारी, मधुर ऋतु होता फूल सा बचपन, ढोरा बस्ते का बोझ। अरे नादान बचा ले बचपन प्यारा, हल्का कर बस्ते का बोझ। ये था मेरा बहुत बढ़िया बच्चे के बस्ते के ऊपर। अभी 1 जुलाई को ही मैंने लिख करके छपाई थी। और कौन सी आप? अब एक है बच्चों की कविता। बच्चों ने कहा कि रविवार हमें बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो रविवार पे लिखते हैं कविता। जी। तो ये था सबसे अच्छा रविवार, बच्चों के लिए है। हफ्ते में है 7 बार, हफ्ते में है 7 बार, पर सबसे अच्छा रविवार, पर सबसे अच्छा रविवार। चाहो खाओ चाहे सो, कोई ना टोके कोई ना रोके, कोई ना टोके कोई ना रोके। सोम मंगल बुध बृहस्पति, सोम मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र शनि उसके बड़े भाई। सोम मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र शनि उसके बड़े भाई। पर सब बड़े हैं हरजाई, पर सब बड़े हैं हरजाई। करते रोज हमें ये तंग भाई, करते हमको ये रोज तंग है भाई। सुबह सुबह रोज उठाते हैं, स्कूल भी रोज भिजवाते हैं, सुबह सुबह रोज उठाते हैं, स्कूल भी रोज भिजवाते हैं। होमवर्क भी दिलवाते हैं, नहीं तो ये दंड दिलवाते हैं, नहीं तो ये दंड दिलवाते हैं। हम खेल कूद भी भूल जाते हैं, नानी की रोज़ याद दिलाते हैं। गिन गिन इंतज़ार करवाते हैं, इतवार की याद दिलाते हैं। सबसे अच्छा रविवार। वाह, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सुशीला जी, आप कई संस्थाओं से जुड़ी भी रही। हाँ जी। और आपको सम्मान और पुरस्कार भी की श्रेणी भी लंबी है आपकी। तो क्या आपको सम्मान और पुरस्कार अब तक मिले
और देखिए, कौन से संस्थाओं से आप जुड़ी रही? पुरस्कार तो मेरे को बहुत मिले जी। हैं, 70, 80, 90 सर्टिफिकेट भी पड़े जी, हुए हैं मेरे जी, पास। जी, जी। और पुरस्कार से तो अब अलमारी में जगह नहीं रही, तो डब्बे में बंद भी पड़े हुए हैं। जी, जी। और आज की डेट में भी मुझे सम्मान पत्र मिलते बिल्कुल। रहते हैं। मैं जुड़ी सबसे पहले ऑनलाइन, ये जब कोरोना काल आया जी, जी। उस समय ऑनलाइन से हम ज़्यादा जुड़े। प्लेटफॉर्म भी वही था उस समय। प्लेटफॉर्म उस समय यही था जी। कि घर बैठे कुछ करें। तो एक तो वरिष्ठ काव्य समूह जयपुर का है, जी, उससे मैं सबसे पहले जुड़ी। वरिष्ठ काव्य था, भारत माता अभिनंदन ग्रंथ है, और मातृभूमि काव्य मंच है, हिंदी कवि व कविताएं हैं, राजस्थान लेखिका मंच है, और अभी कोटा में जैसे मकाम इकाई चल रहा है उसमें है। अभी एक स्नेहलता जी ने शुरू किया है रंगीतिका, उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ, और उसमें मुझे पोस्ट भी दिए हुए उन्होंने। जी। लघु कथा मंच से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी लघु कथाएं भेजती रहती हूँ। तो इस तरह मैं काफ़ी उससे जुड़ी हुई हूँ। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर सुशीला जी, आपने जो लघु कथाएं भी लिखी, हाँ जी, क्योंकि लघु कथा बहुत बड़ा संदेश दे जाती है समाज को। छोटे से आप ये देखिए 100 शब्द और 150 शब्द जी। में वाकई में वो पूरे समाज को एक संदेश दे जाते हैं, बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो लघु कथाएं लिखी उसमें क्या आपने समाज को संदेश दिया? समाज को मैंने समसामयिक संदेश, जैसे आजकल क्या है, बूढ़े माता पिता को जी। कोई नहीं पूछ रहा, उसको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं या उसको घर में बंद रखते हैं, बिल्कुल। समय पे रोटी नहीं देते, ही करते हैं। तो अभी फ़िलहाल एक ताला नाम की एक मैंने लघु कथा लिखी थी जी। जो पंजाब केसरी में मैंने भेजी जी। मैं आकृति जी, जी। अखबार निकलता है अयोध्या से, जी। वहाँ भेजी थी मैंने। एक बासी रोटी एक ताला। तो बासी रोटी का तो ये था कि आस पड़ोस में बहू कहती डोलती है कि ये तो मुझे रोजाना बासी रोटी देते हैं जी, खाने जी। को मेरे सास ससुर, मतलब बहू ही सास ससुर की। जी, जी। तो सास ससुर ने सुना कि बहू हम तुझे बासी रोटी कब देते हैं, तू तो ये बता, तू तो रोज बनाती है, तू भी खाती है, हम भी खाते हैं। कि बासी रोटी का मतलब ये है कि मेरे पति जिस दिन कमा के लाएंगे और उससे मुझे खाना खिलाएंगे, वो मैं ताजी रोटी मानूंगी, और ये तो मेरी सब बासी ही रोटी हैं। क्या संदेश वास्तव में। तो मैंने ये एक संदेश दिया, और ताले में मैंने ये संदेश दिया। छोटा सा बच्चा एक तस्वीर अलमारी में बंद रखता है, स्कूल जाता है और रोज़ उस अलमारी को खोलता है, ढोक देता है, ताला बंद करके चल देता है। उसके माँ बाप पूछते हैं कि भैया तूने ऐसे क्या रखा है, जो तो चाबी भी अपने साथ ले जाता है। कि मैं ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप फिर मुझे पीटोगे कि क्यों। एक दिन वो चाबी भूल जाता है, माँ बाप उसको खोलते हैं, तो उन्होंने अपने दादा दादी की तस्वीर उस अलमारी में रख रखी थी, जिसको उनके माँ बाप ने वृद्धाश्रम छोड़ा हुआ था। अरे वाह। तब उस तस्वीर को देख के माँ बाप को ख्याल आता है कि आगे जाके क्या होगा। बहुत बढ़िया। ये ताला अभी जस्ट लिखी थी मैंने ये। नहीं, वास्तव में जो आपने हमें भी बताई, इस तरह की जो लघु कथाएँ वास्तव में समाज को एक सार्थक संदेश देती है, और मन पर उसका सीधा, मन मस्तिष्क पर उसका सीधा असर पड़ता है। क्योंकि मैं भी बच्चों को कहती हूँ ज़्यादातर, जी। जीवन एक बाजी है, आशा उसकी चाबी है। बिल्कुल। ये मेरी एक लाइन है, जीवन एक बाजी है, आशा उसकी चाबी है। मैं बच्चों से कहती हूँ, आप लोग 7 चीज़ें अगर अपना लेंगे, जिसको मैंने मुक्तामणि का नाम दिया है, जी। ये 7 मुक्तामणि आप अपना लोगे तो आपको कोई सफलता प्राप्त करने से नहीं हो सकता। ज़्यादातर सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप दृढ़ निश्चय करो। पहला मोती तो ये दृढ़ निश्चय कि हमें क्या बनना है। जो भी बनना है, कोई ज़रूरी नहीं है डॉक्टर और इंजीनियर ही बने, जी, जी। हर फील्ड में लाइन है। उसके बाद आप आत्मविश्वास जगाओ अपने में। दूसरा मोती है आत्मविश्वास। विश्वास होगा तो आप नहीं डिगेंगे कभी भी। बिल्कुल। उसके बाद आता है अथक परिश्रम। जो सब्जेक्ट्स आपने चुना है उसमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। पर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, विश्वास कर लिया है, अथक परिश्रम। अब उसके बाद अपनी आप रूपरेखा बनाओ, टाइम टेबल सेट करो, क्या करना है हमको, कितनी देर पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। जी, जी। रूपरेखा बना करके आप अपने को एक लक्ष्य निर्धारित समर्पण करो, उसके प्रति समर्पण हो जाओ। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो लास्ट है, जब ये सब चीज़ें आप अपना लोगे,
तो फिर आपका उत्साह बढ़ेगा, और जब आपका उत्साह बढ़ेगा तो फिर बात ही क्या है, बिल्कुल। उत्साह से आप पार लगा जाएंगे। जी डॉक्टर सुशीला जी, जाते जाते एक कविता और हमारे दर्शकों को सुना के जाए। बिल्कुल, अब कविता किसमें मेरे हौसला सुना देती हूँ। हाँ बिल्कुल या सुनाए। एक अब मैं थोड़ी हास्य कविता भी हाँ लिखती बिल्कुल, हूँ। हाँ वो भी सुनाए। हास्य तो फिर एक आरती है जो मैंने ये पेपर आउट हो रहे हैं ना, जी जी, उस पे लिखी थी। अच्छा अच्छा। कि परीक्षा देवा। चलिए आपको एक कविता सुनाती हूँ। मन है मेरा डायरी। मन है मेरा डायरी। डायरी, मेरा मन है एक डायरी। जब इस डायरी के पन्ने खुलकर सामने आते हैं, जब इस डायरी के पन्ने खुलकर सामने आते हैं, अच्छी यादें कड़वी यादें, अच्छी यादें कड़वी यादें न जाने कैसे निकल आती हैं, न जाने कैसे निकल आती हैं। कड़वी यादें आने पर, कड़वी यादें आने पर न जाने कब अच्छी यादें उन पर मरहम लगाती हैं, उन पर मरहम लगाती हैं। ये मन रूपी डायरी तो है, ये मन रूपी डायरी तो है जो अपनों की याद दिलाती हैं, जो अपनों की याद दिलाती हैं और नज़दीकियाँ का एहसास कराती हैं, और नज़दीकियों का एहसास कराती हैं, जो मुझे हालतों के सांचे में ढाल देती हैं, जो मुझे हालतों के सांचे में ढाल देती हैं। मन ही तो कहता है मेरा, मन ही तो कहता है मेरा, संबंधों की बारिश में, संबंधों की बारिश में संभल कर चल, संभल कर चल। रास्ते में अनेक कांटे हैं, रास्ते में अनेक कांटे हैं, और मन उसी रास्ता को तलाशता है, मन उसी रास्ते को तलाशता है। मेरा मन तो जल की तरह है, मेरा मन तो जल की तरह है। इसमें जो जलता जाता है डाल दो, इसमें जो डालना है डाल दो। दुख चाहे सुख सभी समा जाते हैं, दुख हो चाहे सुख सभी समा जाते हैं। मन कहता है आस रख, मन कहता है आस रख। बुरी यादों को बहा दे मेरे जल में, बुरी यादों को बहा दे मेरे जल में। मन रूपी डायरी जब और खुली, मन रूपी डायरी जब और खुली, एक पन्ना सामने आया, तो एक पन्ना सामने आया। रिश्ते निभाए मैंने दिल से, कभी झूठ की चादर नहीं ओढ़ी, पर सच्चाई को सामने रिश्ते धड़कते चले गए, पर सच्चाई के सामने रिश्ते धड़कते चले गए। जिंदगी जीना आसान नहीं, जिंदगी जीना आसान नहीं। जिंदगी में तपिश भी आएगी, पर इस तपिश को गुलाल समझ, तकदीर तेरी बदल जाएगी, तकदीर तेरी बदल जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हम लिखते रहते हैं। जी जी। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे जीवन एक बाजी है, आशा उसकी चाबी है। हाँ। क्योंकि कभी पतझड़ और कभी बहार, यही तो जीवन का सार है। बिल्कुल। जैसे मैगजीन निकलती है एक अलवर से, दीप ज्योति नाम की, उसमें मेरा आर्टिकल बहुत छप रहे हैं। अच्छा। तो जीवन का सार मैंने कहा था, और सफलता प्राप्त करने पर माँ बाप को ना भूलें जी, क्यों हमारी सोच कभी कभी दूध जैसी उफान पर हो जाती है जी। जैसे क्रोध आता है, दूध जैसे उफान पड़ता है, और लेकिन कभी कभी जिंदगी जलेबी की तरह भी बिल्कुल उलझ जाती है। तो हमें चाहिए कि इस जलेबी और दूध के उफान को किशमिश जैसी थोड़ी नरम और मीठी बनाएं, और बारिश जैसे सबको ठंडक पहुंचाती है, वैसे ही हम अपनी बातों से, सकारात्मक बातों को लोगों को ठंडक पहुंचाएं। और साथ ही जैसे बच्चे मोबाइल आजकल बहुत कर रहे हैं, ज़्यादा। हमारे टाइम में मोबाइल नहीं होता था, हम एक मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी खोला करते थे। बिल्कुल। और एक डिक्शनरी को खोलने का मतलब है 5 मीनिंग हमें अपने आप आ जाते हैं, याद हो जाते हैं। और आज एक मीनिंग नहीं आया, गूगल प्ले खोला, तो इससे बच्चों की नॉलेज भी घट रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरा कहना यही है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, जिंदगी को दूध का उफान न बनाएं, किशमिश की तरह बिल्कुल नरम और ठंडे बनाएं। ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुशीला जोशी जी, शिक्षाविद और वरिष्ठ साहित्यकार। इन्होंने बच्चों पर भी अच्छी कविताएं लिखी, लघु कथाएं, और कई इनके जो इन्होंने जो पत्रकारिता के लिए भी बच्चों को जो लेख दिए, वह भी सार्थक सिद्ध हो रहे हैं आज के इस परिप्रेक्ष्य में। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके स्टूडियो में बुलाया,
और मेरी बातें सुनी। धन्यवाद।